किसी से नहीं बना है तो आप लोग उसको बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक, अब आज जो पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब उसका थर्ड लॉ का नाम है आपका गैलुसाक लॉ, GAYLUSSAC गैलुसाक लॉ। ठीक, अब इस लॉ को पढ़ेंगे। अब देखिए इस लॉ को कैसे हम समझ सकते हैं। इस लॉ को समझने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन है, हमने बायल्स लॉ पे देखा था कि बायल्स लॉ पे क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को पढ़ा, अब फिर आप गैलो-साक्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए नटसेल में हम आपको ये बता देते हैं कि नोट में अगर बायल्स की बात कर रहे हैं तो बायल्स बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलता है। वो क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसी तरीके से अगर चार्ल्स की बात करते हैं तो चार्ल्स किस पे बोलता है, कांस्टेंट, बोलिए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब ये दो चीज हो गए। अब तीसरा अगर हम लोग बात करें गैलो-साक लॉ, तो आप तीन फैक्टर्स लिए थे, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल तो अभी हम नहीं बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल n होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, चार फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल तो ऑलवेज सब में अमाउंट कांस्टेंट है, अभी तक जितना भी पढ़े हैं। अगर T एंड M कहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, T एंड M इज तो कांस्टेंट ही है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात हुआ है। तो अगर देखिए ये कांस्टेंट है किसमें, अब किसको किसको, M तो तीनों में कांस्टेंट है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। PVT प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में कौन कौन हो गया है, बायल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को खत्म कर दिया, इसके बाद आपने चार्ल्स लॉ में प्रेशर को खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचा है, अब किसको कांस्टेंट कर दे, बताइए किसको हम लोग कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को। वेरी गुड, थैंक यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, A/C अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ, देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट, हर जगह पे ये वर्ड है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अगर अमाउंट ऑफ गैस चेंज होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक लड़की ने, किसी ने पूछा था उस दिन कि सर उसमें मास चेंज हो रहा है, अभी मास पे नहीं आ रहा है, ये फिक्स है। तो क्या है, बोल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ओके, वेरीज, क्या बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बताइए तो किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सुपर सुपर, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक, तो आपका क्या हुआ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर P को कर दें प्री प्रोपोर्शनल टू T तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू K एंड T। ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर जो भी होगा T इन केल्विन में रहेगा, ध्यान देंगे इस चैप्टर में जहां भी T पढ़ेंगे सब केल्विन में रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इधर ये जो मल्टीप्लाई में T है इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, बताओ तो, अगर हाँ P/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेरी गुड, अब इसको समझिए, अब इसको समझिए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कैसे इन दोनों में चेंज करेंगे, क्या चेंज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करने का एक तरीका ये है कि मान लो अगर हमने क्या किया कि यूपी से चला, अगर मैंने यूपी से बनारस से चला, अब बनारस से जब हमने चला था तो एक गुब्बारा लिया था, बनारस से चला था तो एक गुब्बारा, आपको पता है कि बनारस वगैरह में भी ऑलमोस्ट बहुत हीट रहता है। तो मान लीजिए वहां पे टेम्परेचर था कि यहाँ पे टेम्परेचर था मान लो 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब 48 डिग्री सेल्सियस था इस बैलून का, बैलून लेकर के मैं चला था बेचने के लिए, तो 48 डिग्री सेल्सियस था। अब उस समय जब ये 48 डिग्री सेल्सियस था तो प्रेशर मान लो 2 बार प्रेशर था। ठीक, जब हम इसी बैलून को बेचते बेचते, ठीक, कहीं मान लो तुम्हारे घर के आसपास चला गया, ठीक,
तो आपके घर के आसपास टेम्परेचर और बढ़ गया, क्योंकि इधर में प्लांट ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब जब यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यहाँ पे बताओ वॉल्यूम तो आपका फिक्स ही है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम पे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वॉल्यूम में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये बताओ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर 50 डिग्री तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा बोलो? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हाँ, तो मतलब ऐसे अब अगर मान लो कि अगर दो प्लेस में अगर ये बोला जाए कि इसी किसी गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T1, तो अगर मान लीजिए इफ, अगर ऐसे हम लिख दें इफ टेम्परेचर फ्रॉम इनिशियल क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल T1 देन एट दिस अगर हम लोग लिखें देन एट दिस प्रेशर विल बी, कितना होना चाहिए? प्रेशर विल बी, बोलो प्रेशर विल बी कितना होना चाहिए? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर कितना होना चाहिए? या P1 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे पहले प्रेशर के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं, हालांकि आप प्रेशर के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं, हालांकि उसके साथ भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशर, तो दैट इज ज्यादा कन्वीनियंट होगा प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फ्रॉम इनिशियल P1 देन एट दिस टेम्परेचर विल बी T1, है ना। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कर रहे हैं T1, टेम्परेचर T1 एंड अगर इसी को एंड इफ प्रेशर एंड इफ फाइनल प्रेशर, अगर इसी को बोलते हैं इफ फाइनल प्रेशर कितना हो जाए, इफ फाइनल प्रेशर इज कितना P2, तो देन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पे T2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको पता चल गया है, क्या पता चल गया कि दोनों प्रोपोर्शनल में है। मतलब क्या है, P1 किसके प्रोपोर्शनल में है, एक P1 अगर हम इसको लिखें तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा कि नहीं? P1 इज इक्वल टू KT1, बोलो। हाँ, अगर इसी को हम लिख लें R लिख रहे हैं कि P1 बाई T1 अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यस या नो? हाँ, अब मान लीजिए दूसरा के, ये तो केस 1 हो गया, केस 1, तो केस 1 कम हो गया, ये वाला मान लो, ये वाला। दूसरा केस अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर हम इसको ले लें P2, तो P2 अगर लिखें तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT2। ठीक, तो आपका P2 बाई अगर हम लोग T2 करें, P2 बाई T2 करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K। तो ये वाला केस दूसरा केस आ जाएगा। ठीक, ये वाला। तो अगर आप बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या आ जाएगा, हमेशा क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इक्वल है, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस या नो? हाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये हमारा हो गया गैलो-साक्स लॉ। ठीक, स्टूडेंट कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसके घर से आवाज आ रही है बेटा, इसको ये करो, म्यूट करो। किसके घर से आवाज आ रही है? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेकन, इरेज कर दूं? ओके, ओके। अब इसके ऊपर हाँ ओके, ओके, आई एम नॉट इरेजिंग। हाँ ओके। देखिए, अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन करिए। टेम्परेचर यहाँ पे
इस चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर जब बात करेंगे तो हमेशा केल्विन में बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ चैम्बर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरीके से बोल रहा है क्वेश्चन। अ चैम्बर, चैम्बर मतलब कुछ भी आप समझ लो, चैम्बर का मतलब एक गैस का चैम्बर है। तो क्या बोल रहा है, अ चैम्बर एट किसके बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। एक क्वेश्चन आप देखिए, अ चैम्बर एज कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस किया गया है, कंटेन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें भरा है, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द चैम्बर इज इमर्ज इन बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस। तो क्या बोला जा रहा है, इसी में कंडीशन क्या किया कि व्हेन द चैम्बर को, जो भी चैम्बर है, गैस चैम्बर है, इज इमर्ज मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग मेल्टिंग किसी चीज में डुबोना, तो इमर्ज इन मेल्टिंग आइस, किस पे, मेल्टिंग आइस पे कर दिया, ठीक, मेल्टिंग आइस पे कर दिया। अब मेल्टिंग आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी बताओ तो मेल्ट हो जाता है, या कितने पे होगा बताओ, मेल्टिंग आइस 0 डिग्री। सुपर सुपर, थैंक यू स्टूडेंट। तो 0 डिग्री पे वो क्या हो गया कि आइस में उसको क्या किया, डीप कर दिया। द प्रेशर ऑफ द गैस इज देन, तो बोला जा रहा है देन, जब आप इसी को चैम्बर में जो गैस भरा है उसको जब मेल्टिंग आइस में करेंगे, देन द प्रेशर, बोला जा रहा है कि गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस इज कितना, उस कंडीशन में प्रेशर बोला जा रहा है 1.07 इंटू 10⁻², केल्विन, नो किलो पास्कल, के फॉर किलो है यहाँ पे, केल्विन नहीं है, किलो पास्कल है, ओके, ठीक है। प्रेशर का यूनिट होता है कितना, किलो पास्कल, पास्कल है इसके बाद किलो, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के ऊपर अभी कितना है प्रेशर लग रहा है, 1 किलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, या उसको बोलते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब है 1 किलो प्रेशर। अब यहाँ पे कितना बोला जा रहा है कि 1.07 इंटू 10⁻² किलो, इसके बाद पास्कल में यूनिट दिया है, तो इतना प्रेशर लग रहा है। इसके बाद कर रहा है व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द चैम्बर इज ब्रॉट टू 100 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी प्रेशर। अब देखिए आइस से सीधे उठा करके व्हाट विल बी प्रेशर व्हेन चैम्बर इज, कितना बोला जा रहा है, चैम्बर इज क्या बोला है, ब्रॉट टू 100 डिग्री सेल्सियस, ब्रॉट। अब उसको ले जाइए कहां पे, जहां का टेम्परेचर 100 डिग्री हो। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक, मान लीजिए हमारे पास ये सोल्यूशन, हम थोड़ा आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, कि मान लीजिए एक गैस चैम्बर है और इस गैस चैम्बर में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस इसमें भरा गया है, ठीक। और इस गैस चैम्बर को टोटल को हम लोग किस में रख दिया, आइस में रख दिया, आइस में, मेल्टिंग आइस में। तो यहाँ पे अगर आइस में रख दिया तो आप लोगों ने बताया था कि टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा, बताओ तो टेम्परेचर कितना डिग्री लिखूं अगर आइस में, 0 डिग्री लिखूं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बताओ, क्योंकि इस चैप्टर में केल्विन में टेम्परेचर 273 केल्विन, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिख दिया 273 केल्विन, ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे बताओ प्रेशर दिया है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर आपका दिया है कि आपका मेल्टिंग आइस जब करते हैं, इमर्ज इन मेल्टिंग आइस, देन द प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे 1 दिया है 1.07 इंटू 10⁻², ये क्या है, केल्विन और पास्कल में दिया है, ठीक, ये इतना वैल्यू दिया है। इसके बाद इसी में बोला जा रहा है कि इस जो चैम्बर है, गैस का जो चैम्बर है ना, गैस का चैम्बर जो है उसको क्या बोला जा रहा है कि ऐसे जगह पे रख दो इस वाले चैम्बर को जहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है, और प्रेशर आपका बोल रहा है P2 पूछा जा रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में बोलो कितना होगा, कितना होगा, 373, सुपर। तो 100 प्लस 273 इक्वल टू कितना आ गया, 373 केल्विन। तो T2 आपको दिया है 373 केल्विन। तो आप P2 इसको लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस आपका वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इस टोटल प्रोसेस में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा हम लोग, और गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट होगा, तो कौन सा लॉ लगाएं बताओ, बोलो कौन सा लॉ लगा दें हम लोग,
हाँ, वेरी गुड। सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और रिलेशन किस में दिया है, टेम्परेचर प्रेशर में, देन देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई देते हैं, अप्लाई गैलू-साक्स लॉ, GAYLUSSACS, गैलू-साक्स लॉ। तो क्या है ये, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक। अब देखिए ये सबका रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। P1 का वैल्यू आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कितना दिया है, 1.07 इंटू 10⁻2 दिया है, और आपका T1 दिया, आपने बताया यहाँ पे 273 बताया, इक्वल टू यहाँ पे बोला जा रहा है P2 का, तो पूछा जा रहा है P2 कितने प्रेशर पे, और T2 आपका 373 हुआ। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस तरीके से, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहेगा। हाँ बोलिए। 146.19। हाँ, सुपर 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 सुपर, ओके 146.19। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अच्छा, इसको तुम केल्विन पास्कल में बताना बेटा, केल्विन पास्कल में। तुम्हारा आंसर लेकिन सही है। तो P2 इंटू 273 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.07 इंटू 10⁻2 इंटू 373। तो यहां से अगर हम लोग P2 लिखना चाहें तो 1.07 इंटू 10⁻2 इंटू 373 कर दो, और यहाँ पे डिवाइड कर दो 273। तो किसी स्टूडेंट ने अभी बताया है उसका वैल्यू, देखो पावर को एज इट इज रहने दो। 1.46 सर, हाँ 1.46 into 10⁻2 किलोपास्कल। हाँ, 1.462 बता रहे हैं इंटू 10⁻2 किलो पास्कल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका P2। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ हवा लगा, थर्ड बैच स्टूडेंट्स, थर्ड बैच। हाँ जी, बोलिए बोलिए। वंस अगेन कहाँ पे बताऊं, बोलिए कहाँ पे आपको ये इधर में ना, ये वैल्यू तो रखने आ गया होगा ना, P1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, T1 की वैल्यू ये वाला 273 रख दिया, P2 की वैल्यू पूछ रहा है, T2 की वैल्यू रख दिया। इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये वाला, है ना, ये वाला इधर समझ में आ रहा है, यस या नो, बोलिए इधर वाला। सर P2 मतलब फाइनल प्रेशर, जब P2 मतलब प्रेशर व्हेन कब प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर व्हेन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये है P2 का फाइनल प्रेशर। P2 मतलब फाइनल प्रेशर। आप क्वेश्चन को समझिए ना, इतना अच्छे से क्वेश्चन समझाया गया। एक चैम्बर है, ये जो चीज दिया जा रहा है ये क्या है, ये चैम्बर है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस भरा है, व्हेन चैम्बर इज इमर्ज इन मेल्टिंग आइस, जब ये क्या है आइस में रखा गया है, तो वहां पे उसका प्रेशर इतना दिया जा रहा है, कितना, 1.07 इंटू 10⁻2 किलो पास्कल। इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट विल बी प्रेशर, कितना होगा प्रेशर जब चैम्बर को 100 डिग्री पे रख दिया जाए, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। हाँ, अब इसमें देखो आप लोगों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ एक स्क्रीनशॉट लेना, नहीं मैं इरेज कर दूंगा। हाँ, तो इसका जो कैलकुलेशन पोर्शन है, कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं इसमें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना वैल्यू आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का इतना वैल्यू आया, तो P2 का हम ऐसे लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू 1.07 और इंटू 10⁻2 इंटू 373 है, और डिवाइडेड बाय 273 है। अब इसको कैसे लिखते हैं कि 10⁻2 ऐसे ही रहने दो, 10⁻2 ऐसे ही रहने दो, और इसको आप मल्टीप्लाई करो, 1.07 इंटू कितना है आपका 373, और इसके डिवाइडेड बाय 273। तो किसी लड़के ने अभी बताया था कि इसका जो वैल्यू आ रहा है 146 ऐसे आएगा। ऐसे देखो, सारा मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसे देखो, यूनिट तो हम रखे नहीं है, इसको या तो सिंप्लीफाई कर लो, इस 2 से 2 डेसिमल खत्म हो जाएगा,
तो 107 इंटू 373 अपॉन 273 आएगा सिंपल। देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो 2 जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो 107 इंटू 373 अपॉन 273, तो इसको जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको करोगे तो आपका आएगा 1462 ऐसे करके आएगा। ये आएगा पास्कल में, क्योंकि ये भी केल्विन है और ये भी केल्विन है। किलो पास्कल, ये भी किलो पास्कल, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यूनिट समझने की कोशिश करो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर नहीं समझ में आता है, देखो प्रॉब्लम अगर होगा तो बताओ, मैं डिटेल में करूं, अदरवाइज यूनिट आपको समझ में आएगा। अब ये पास्कल में आएगा, तो अगर प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो इसको अगर किलो पास्कल में करना चाहो तो इसको 1000 से डिवाइड करो। तो अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ना 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 ना, ये ऐसे ही किलो पास्कल में ही आएगा, किलो पास्कल में ही आएगा। तो किलो पास्कल में आएगा तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखा जाएगा, तो 1.462 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, 46 ही रखो, 10 पावर आपका 2 आएगा, 1.46 10 पावर 2 किलो पास्कल। अच्छा बताओ, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, इतना टफ है क्या ये वाला पोर्शन, कैलकुलेशन वाला? किसी बायो वाले स्टूडेंट क्या क्या, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, इज अंडरस्टूड हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं ना सॉल्व क्वेश्चन तुम लोगों के ग्रुप में डालूंगा, है ना, तो उसको सॉल्व क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करना, कोई इतना बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व क्वेश्चन को जब मैं ग्रुप में डालूंगा अपने आप करना, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ग्रुप में, आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स डेली का उसको लिख लिया करो आप लोग, है ना। नोट्स आपका बराबर डेली तैयार होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखे जा रहे हैं पढ़ने में, इसके एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ बस सिंपल एक लाइन का ये है, उसको समझ सकते हैं। क्या समझेंगे एवोगाड्रो लॉ? देखिए आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने, एवोगाड्रो लॉ ये 10th में शायद दिया है आईसीएसई बोर्ड में, एवोगाड्रो लॉ, ठीक। तो देखिए एवोगाड्रो लॉ का क्या बोलते हैं, अभी कब से हम लोग देख, जब रिलेशंस हो रहे हैं P, T, V और N, इसको बोलते हैं पट 1। तो क्या है कि PT, VN को अगर बात करें तो पहले में हमारे पास कांस्टेंट क्या था, पहले बॉयल्स लॉ ना, पहले बॉयल्स लॉ था। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे हो गया चार्ल्स लॉ ना, चार्ल्स लॉ हुआ। वॉल्यूम कांस्टेंट, उल्टा उल्टा बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ ये, हाँ उल्टा, हाँ ये हो गया चार्ल्स, हो गया ना चार्ल्स, इसको हो गया बायल्स, ठीक है बायल्स, ये हो गया गैलुसाक, है ना थोड़ा सा, तब इसको TPV1 कर लेते तो चार्ल्स बोलते हैं, एक गैलुसाक हो गया, है ना गैलुसाक। अब ये देखो एक बार किसने कांस्टेंट था प्रेशर, इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद वॉल्यूम। तो गैलुसाक लॉ में अगर हम लोग बात करें, गैलुसाक लॉ में, तो ये लॉ कैसे बोला जाता है कि ध्यान से समझेंगे कि इन तीनों को कांस्टेंट रखा गया है, लेकिन इस कंडीशन में गैलुसाक लॉ बोलता है कि एक बार इन्होंने n तो सबके लिए है कॉमन, ये अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं n इज कांस्टेंट फॉर ऑल, ये अभी तक जितना पढ़े हैं सब में कांस्टेंट फॉर ऑल था ना, कांस्टेंट फॉर ऑल था, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फिक्स्ड मास ऑफ गैस, ऐसे बोला गया है फिक्स्ड मास, और क्या बोला था, और अमाउंट ऑफ गैस, यहाँ पे सब में बोला गया है अमाउंट ऑफ गैस। पहला वाला भी लॉ देखेंगे गैलुसाक लॉ में, तो बोला था कि फिक्स्ड मास ऑफ गैस या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अब बायल्स में भी बोला था फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, चार्ल्स में भी बोला फिक्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि पहले चार्ल्स ने क्या बोला कि एक को कांस्टेंट किया, बॉयल्स ने क्या किया, एक को कांस्टेंट किया, गैलुसाक ने क्या किया, एक को कांस्टेंट किया। अब इन्होंने क्या वहां से आए, इन्होंने बोला कि नहीं मैं दो को कांस्टेंट करके देखता हूं। तो इन्होंने क्या बोला कि एट, किसमें बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीजों को उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ, क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ
ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, या तो वॉल्यूम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्वल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऐसे दिखते हैं, चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट को, इक्वल EQUAL, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ना, गैसेस आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल किससे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू, तो दो तो कांस्टेंट हो गए, तो किसके प्रोपोर्शनल में होगा बताओ तो, हाँ नंबर ऑफ मोल, सुपर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N होगा कि नहीं, अब B प्रोपोर्शनल टू N बोलो, और B इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, KN, तो आपका B बाई N हमेशा किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, K के, तो मतलब B और N का वॉल्यूम और इसका रिलेशन जो आएगा हमेशा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाता है ना, क्योंकि ये फार्मूला है स्टेटमेंट बेस है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच इज करेक्ट ना, विच इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज करेक्ट फॉर N2, O2, Cl2 एंड H2 गैस, ठीक, विच इज करेक्ट फॉर N2, O2, Cl2 एंड H2 गैस, ठीक। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि H2 हैज मोर, जो लोग भी बात कर रहे हैं रिक्वेस्टफुली मैं बोल रहा हूं कि यू विल बी आउट ऑफ द, फिर बोलना मत कि टीचर स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि हम बहुत अच्छे पढ़ाते, मतलब ऐसे स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली हैं, फिर जो बदतमीजी कर रहे हैं ग्रुप में, फालतू में बात कर रहे हैं, जहां पे दिखाई दिया मैं उसको तो उसमें डाल दूंगा वेटिंग रूम में, तो अननेसेसरली डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम टू अदर स्टूडेंट, ओके, यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अदर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए सर gases are proportional to number of moles, तो काय के number of moles, molecules के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सिंपल बोलिए, कोई भी गैस हो, उससे मतलब थोड़ी है, सीधे वॉल्यूम इनटू N कर दिया, अब कौन सा गैस है मुझे क्या पता, कोई भी गैस हो सकता है ना, गैस के सर मोल्स काय के किधर है, तो अब नंबर लिख लो ना, मोल्स क्या है, मोल्स का मतलब आप नहीं समझ में आ, मोल्स का मतलब क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऐसे है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, मोल्स कुछ है क्या, काउंटिंग नंबर है बेटा, ये क्या है 6.022 into 10 power 23 है, ये क्या है, नंबर है। तो ये क्या बोला, अभी इस क्वेश्चन से आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया, आपका प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। H2 हैज मोर वॉल्यूम, ठीक, आगे क्या बोला है कि H2 हैज मोर वॉल्यूम, ठीक, मोर वॉल्यूम देन क्या बोला है, देन क्या बोला है, N2, O2 एंड Cl2, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट कि ना मोर नंबर बोलिए, मोर नंबर ना, वॉल्यूम मत बोलिए, मोर नंबर, क्योंकि विच इज करेक्ट फॉर N2, O2, Cl2 एंड H2 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट इन 5 लीटर, ऐसे लिखे, गैस इन 5 लीटर वॉल्यूम, इन कितना है 5 लीटर बोला जा रहा है, इन 5 लीटर, ऐसे सिंपल, इन 5 लीटर में बोला जा रहा है कि 5 लीटर में बताओ, तो H2 हैज मोर नंबर देन N2, O2, Cl2, क्योंकि N2 का साइज ज्यादा होगा, O2 का, Cl2 का ज्यादा, तो उन्होंने बोला कि H2 का जो नंबर आना चाहिए मोर होना चाहिए। B उन्होंने क्या बोला, B ने बोला कि आपका N2 कॉमा क्या बोला, O2 हैज क्या है, ये क्या बोला, N2, O2 एंड H2, देखिए आप लोग इसको समझिए, ये टेम्पररी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही किफायती आपको समझ में आएगा इसको। N2, O2, फर्स्ट ऑप्शन में नंबर आएगा मोल्स का, हाँ नंबर मतलब मोल्स,
बेटा मोल्स का मतलब नंबर है यार, मोल्स का। एक दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12 केला। एक दर्जन का मतलब 12 केला। तो एक मोल का मतलब क्या है? एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो नंबर लिखो या मोल्स लिखो? अब मान लो गैस के नंबर को लिखना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे रूल्स में मोल्स लिखा गया है, लेकिन है क्या? वो नंबर है। आप यहाँ पे क्या मोर मोल्स लिख लो अगर आपको, बट इट इज बेसिक। आप धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आपको आनी चालू करेंगी। जब आप बहुत पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, अरे सर ने नंबर और मोल्स में हम कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन मतलब तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? N2O2 NH2 हैज मोर मोल। हैज क्या बोला जा रहा है? मोर मोल ना, मोर मोल्स देन कितना बोला जा रहा है? देन किससे ना? देन Cl2, क्योंकि अब इन्होंने समझा कि Cl2 का साइज ज्यादा है, इन सबका छोटा साइज है, तो ज्यादा मोल आएगा। C ने क्या बोला? C ने बोला कि all are having, क्या बोला? all are having same number of moles, same number of moles in 5 लीटर। ठीक, 5 लीटर। और डी बोला कि उन्होंने क्या बोला कि नन ऑफ दिस बोल दिया, नन ऑफ दिस। ठीक, अब इसको समझ लीजिए आप, क्या इस क्वेश्चन को कहना का चाहता है। हम यहाँ पे एक समझा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे रफली आपको समझा रहे हैं, ये मान लीजिए रफ वर्क करके समझा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 कंटेनर हमने लिखा, 4 कंटेनर। ठीक, और चारों कंटेनर में हमने क्या किया कि वॉल्यूम कितना लिख दिया? ये 5 लीटर, इसको ले लिया, इसको भी आपने लिया 5 लीटर लिया, इसको भी आपने लिया 5 लीटर, और इसको भी आपने लिया 5 लीटर। ठीक, अब एक में बोला कि इसमें आपने भर दिया, पहले वाले में हमारे पास N2 है, और दूसरे में आपका O2 है, तीसरे में Cl2 है, और चौथे में H2 है। ठीक, तो बोल रहा है कि इसी में, अब ये तो क्वेश्चन हुआ, अब बोला क्या जा रहा है? इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोला जा रहा है H2 हैज मोर मोल्स देन N2O2 Cl2, या N2O2 H2 हैज मोर मोल्स देन Cl2, all are having same number of moles in 5 liter, none of this। ओके, तो 5 लीटर तो कांस्टेंट है सबके लिए। ठीक, तो आप बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्यों? क्यों सी होगा? देखिए क्यों सी होगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि B प्रोपोर्शनल टू N है। B प्रोपोर्शनल टू क्या है? N है। ठीक, B प्रोपोर्शनल टू N है। इसमें गिवन मास, मोलर मास कुछ भी नहीं दिया है, उसको नहीं करना है। आपका B प्रोपोर्शनल टू N है, मतलब 5 लीटर वॉल्यूम में चाहे आप H2 रखो, O2 रखो, N2 रखो, चाहे तुम्हारी जो मर्जी रखो, कोई भी गैस, उसका जो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो कितना आ जाएगा? ABN होगा। AB क्या हो जाएगा? N होगा, और AB क्या हो जाएगा? ABN हो जाएगा। समझ में आया? अगर क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम क्या है? प्रोपोर्शनल N के प्रोपोर्शनल में है। अब वॉल्यूम N के प्रोपोर्शनल में हुआ, मतलब अगर 5 लीटर वॉल्यूम है सबके लिए, तो सबका जो मोल्स आएगा वो सेम आएगा। बस यही बोला जा रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सबके लिए वॉल्यूम क्या कर दिया? सेम वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो सबके मोल्स के प्रोपोर्शनल में होगा। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर से बोलिए। सब में सेम नंबर ऑफ मोल से क्या है? एवोगाद्रो लॉ सीधे बोलता है कि जो गैस के पार्टिकल के साइज से कोई मतलब लेना देना नहीं है, है ना? गैस के पार्टिकल के साइज पे नहीं मत लेना देना है। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी अगर आप गैस लेते हो, अगर आइडियल गैस है, तो वो सारे गैसेस का जो साइज होता है आपका क्या होता है? सेम होता है। सिंपल समझ लो, सबका सेम हो गया। अब तुमने क्या किया? वॉल्यूम को तुमने फिक्स कर रखा है, तो सबका सेम होगा। अब वॉल्यूम भी सेम हो गया, साइज भी सेम हो गया उसमें गैस, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन मास और वो सब की बात नहीं किया जा रहा है। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी सेम होगा। बस इतना सा समझ लो। अब इसको क्या करो, अब इसके ऊपर जब आगे जाकर के आप लोग क्वेश्चन करोगे ना,
तो ज्यादा इसके ऊपर समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे तो ऐसे डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन है नहीं इसके ऊपर, क्वेश्चन हम लोगों को नहीं है, थियरेटिकल क्वेश्चन बन के आते हैं, ये ला ही थियरेटिकल ला है। तो देखिए एक कब यूज होगा इस ला को, अभी मैं यूज करने वाला हूँ आइडियल गैस इक्वेशन में, तो वहां पे ये ला यूज होगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये माना जाता है, मतलब हम तुमको समझा देते हैं अभी, आज बाद में तो आएगा है। ये माना जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो किसी गैस का पार्टिकल का वॉल्यूम जो होता है, गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे समझ लो कि यहाँ पे 5 लीटर में ऐसे समझो यहाँ पे कि हमारे पास 5 लीटर है, ये 5 लीटर है। अब 5 लीटर में इस तरीके से आपका गैस के पार्टिकल हैं, जो क्या है, इतना पार्टिकल है कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल है। ये गैस के जो पार्टिकल हैं वो क्या बोला जा रहा है, माइन्यूट पार्टिकल है। अब गैस के जब पार्टिकल 5 लीटर में कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका पार्टिकल का जो साइज है, गैस का साइज है, वो निग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे गैसेस के लिए जो साइज होता है सारे गैसेस के लिए सेम होता है। तो इसीलिए बोला उन्होंने कि ये जितना वॉल्यूम होगा, कोई भी गैस डाल दो 5 लीटर में, तो इसमें क्या होगा, इक्वल नंबर्स आएगा, इक्वल नंबर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के लिए ये इक्वल नंबर रहेगा 5 लीटर में। चाहे इस 5 लीटर में आप एक बार रखो, 5 लीटर में मान लो तुमने N2 डाला, तो यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल का साइज मान लो 100 N2 आया, 100 N2 इमेजिनरी। अगर बाद में क्या किया, इसी को 5 लीटर में आपने क्या कर दिया, 5 लीटर में इसी को लिया और इसी में आपने O2 डाल दिया 5, लेकिन ये 5 लीटर ही होना चाहिए, 5 लीटर। तो यहाँ पे भी अगर नंबर दिए देखेंगे तो आपका 100 O2 आएगा। तो नंबर ऑफ O2 विल बी सेम व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे यार वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो ना, तो उसके प्रोपोर्शनल में ये भी कांस्टेंट होगा, क्या इसमें मुश्किल काम है? अगर वॉल्यूम आपने सबका 5-5 लीटर कर दिया तो उसके प्रोपोर्शनल में n है, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता घटता तो ये घटता बढ़ता, लेकिन अभी वॉल्यूम सबको कांस्टेंट कर दिया 5-5-5 लीटर, तो n भी कांस्टेंट हो जाएगा ना सबके लिए। नहीं समझ में आया? थर्ड बैच के स्टूडेंट, थर्ड बैच बेटा, थर्ड बैच, बॉयज एंड गर्ल्स, थर्ड बैच। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहा हूँ। इरेज कर दूं? से यस। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अभी आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज व्हाट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अभी समझो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या होता है। अब देखिए आइडियल गैस तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, सब इमेजिनरी होता है, लेकिन कुछ गैसेस ये होते हैं कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए कितना अच्छा, मजा आ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज टू इंटरेस्टिंग, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब ये आता है कभी कभी आप लोगों का हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम होगा तो ये इक्वेशन पूछा जाएगा, बट इट विल बी इन योर फिंगर टिप्स, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोला जाता है, द गैस इक्वेशन, द इक्वेशन ऐसे मैं लिख रहा हूं, द इक्वेशन ऐसे लिखा, इक्वेशन which is obtained by कैसे obtained by combining, किसको बोल रहे हैं, combining किसको कर दें, बायल्स लॉ, combining बायल्स लॉ। ठीक है, अगर बायल्स लॉ को कंबाइन कर दिया, कॉमा हमने किसको कर दिया, चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर दिया, फिर किसको कंबाइन कर दिया, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर हमने किसको कर दूं, अगर गैलू-साक लॉ को भी कंबाइन कर दूं, देखना ना, एक को शायद नहीं करते हैं, गैलू-साक्स लॉ एंड किसको, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो, GADRO, एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो लॉ इज नोन एज, एवोगैड्रो
इज नोन एज, इसको बोला जाता है इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, आइडियल गैस इक्वेशन एक, हाँ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम यही है, एवोगाड्रो लॉ को ही लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। हमने शायद हेडिंग में लिखवाया था आप लोगों को, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ही एवोगाड्रो लॉ को ही बोला जाता है। कहीं होगा तो आप देखना, बताना मुझे। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वही है, एवोगाड्रो लॉ को ही बोलते हैं, है ना। एवोगाड्रो लॉ को ही लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं, कोई दूसरा ऐसा लॉ नहीं है। देखिए, अच्छा ठीक है, अच्छा देखते हैं। गैलू-साक्स लॉ को रहने दो आप, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से ही काम बन जाएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड कौन सा हम लोग बोल रहे हैं, एवोगाड्रो लॉ इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो बॉयल्स लॉ को अगर देखें तो अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो कौन सा लॉ बन के आ रहा था, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर था तो कौन सा लॉ बन रहा था, कोई बॉयल्स लॉ बन रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उन्होंने क्या बोला था, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उन्होंने क्या बोला था कि पी के बराबर होगा, है ना, यही तो बोला था उन्होंने, यस या नो। अच्छा, अगर मान लो आपने क्या किया कि कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, तब बोलो तो क्या होगा, कौन सा लॉ लेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका इन्होंने क्या किया कि कांस्टेंट प्रेशर में तो उन्होंने बोला V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो इसने बोला कि ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ, ठीक। अब एक और लॉ था, अब अपना अगर उन्होंने क्या किया कि T एंड V कांस्टेंट, T और V को T एंड V कांस्टेंट कर दो, T एंड V कांस्टेंट कर दो, ठीक। T एंड P कांस्टेंट, अगर T एंड P कांस्टेंट हुआ तो कौन सा लॉ बनेगा, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो लॉ। क्या हुआ, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, AN हो गया, ठीक ठीक। अब हमारे पास देखिए क्या है, इन तीनों को कंबाइन, इन तीनों को क्या करो, कंबाइन कर दो, कंबाइन, ये तीनों को कंबाइन करो। अगर आपने कंबाइन किया तो देखिए इस साइड में तो सारे कांस्टेंट है, देखिए P V, ये B V V तीनों कांस्टेंट है, तो हम एक इसको कंबाइन किया तो एक लिख दिया, फिर हमने प्रोपोर्शनल साइन लगाया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनल में है तो आपका, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला तो ये नीचे चला जाएगा, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नीचे, और आपका ये वाला N है तो ये यहीं पे रहेगा ऊपर में न्यूमरेटर में, और ये T है ये भी न्यूमरेटर में रहेगा। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, B प्रोपोर्शनल टू NT, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अब इसको क्या हम कर सकते हैं कि इसको इस साइड अगर ले जाएं तो आपको क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NT आएगा, PV प्रोपोर्शनल टू NT आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो PV प्रोपोर्शनल टू NT क्या लिखा जा सकता है, क्या PV प्रोपोर्शनल टू NT, कोई बता सकता है, लिख सकते हैं क्या। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दीजिए, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा देते हैं तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RNT, ठीक, PV इज इक्वल टू RNT। अब ये R क्या है, R जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। अब मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक। तो अब इसको देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोगों को डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज को मेमोराइज करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं यहाँ पे, अगर मान लो 0.08 कितना होगा, 21, 0.0821, एक कब होगा, जब ये किसमें होगा, लीटर में होगा, लीटर, फिर क्या आ जाएगा, एटीएम, लीटर, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, लीटर, और क्या हो जाएगा, एटीएम, मोल इनवर्स, और आपका केल्विन इनवर्स। दूसरा अगर इसी को देखें, ये आर इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं, आर की वैल्यू अगर लीटर की जगह हमने जूल में लिख लिया
तो देखो क्या हो जाएगा 8.314 इस तरीके से आएगा। ये वैल्यू आ जाएगा आपका जूल, फिर किसमें आ जाएगा केल्विन इनवर्स, और फिर आएगा मोल इनवर्स। जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करके भी मैं बता दूंगा, उसमें टेंशन तुम लोगों को नहीं लेना है। लेकिन ऐसे अगर शुरू में आप लोगों को याद रहेगा तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप वैल्यू पता कर लेंगे कि लीटर में दिया है तो आप ये कर लीजिए, अगर जूल में दिया है तो आप ये कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसी इक्वेशन को हम लोग अगर लिखना चाहे रीअरेंज कर दें तो P इक्वल टू इसको बोलते हैं nRT, PV इज इक्वल टू nRT। इसी ये वाला जो इक्वेशन बन के आ रहा है दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ हवा लगा थर्ड बैच स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट। सर आर की वैल्यू एक बार फिर से बताइए। आर की वैल्यू देखिए 0.0821 है, 0.314 एक तब है, कब है 0.0821 है लीटर, जब यूनिट आपका लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स है। और आर की वैल्यू कितना है आपका 8.314 है, जब इसकी वैल्यू जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स है। आर की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है, लेकिन जब आपका यूनिट आपका चेंज हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। रुको मैं कैलकुलेट करके तुम लोग को बताता हूँ इसको, क्योंकि कुछ बच्चे फिर अभी क्वेश्चन करेंगे कि सर कैसे आएगा, तो उसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। पहले आप यूनिट इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ कैसे आया ये सब। हटा दूं, इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो लीटर है ना बेटा, लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, ठीक, तो लीटर, एटीएम, एटीएम मतलब एटीएम और बार ऑलमोस्ट सेम ही है ना, एटीएम और बार ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एटीएम और बार ऑलमोस्ट सेम है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.004 होता है। देखिए ऐसे 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है 1.004 बार ऐसे होता है, तो ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट सेम है एटीएम। तो एक और यूनिट यहाँ पे बन के आ जाएगा लीटर, बार, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक और यूनिट अगर लिख दिया जाए कि लीटर, और फिर हमने क्या किया एटीएम के जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, बार लिख दिया, ठीक, प्रेशर का यूनिट है। फिर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स लिखो, तो भी आप ऐसे समझ लो कि आपका जो आपका एटीएम और बार ऑलमोस्ट सिमिलर यूनिट है, तो उसके लिए भी सेम यूनिट आएगा। इरेज करूं इसको स्टूडेंट, इरेज कर दूं? Yes, sir. हाँ। हाँ सर। अब इसको मैं तुम लोगों को देखो एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन में, ठीक है, कि सर आर की वैल्यू ये नहीं याद हो रही है। अब इसमें है क्या, याद करने का कोई ये नहीं है, एक्चुअल में याद किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन उसका दूसरे यूनिट में इसके वैल्यूज दूसरा आता है। अब ये क्या कर देता है, अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक। तो अब इसको कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी। इसमें हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट देखो केल्विन दिया है, तो टी तो हो जाएगा आपका केल्विन, हो जाएगा केल्विन में है। और ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। और दूसरा ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो भी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और पी क्या है, आपका प्रेशर है। अब इसी से अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप आर की वैल्यू बताओ, तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी अपॉन क्या है, पीबी अपॉन एनटी कर सकते हैं क्या, पीबी अपॉन एनटी, बोलो। अच्छा, अगर पीबी अपॉन एनटी कर दिया तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ केसेस आते हैं, केसेस यहाँ पे फॉर आइडियल कंडीशन, फॉर आइडियल कंडीशन, क्योंकि ये आर है गैस कांस्टेंट, आइडियल इसको बोला जाता है। आर मतलब क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशन ये आइडियल है तो ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट। तो फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस,
तो आइडियल केस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर जो लिखेंगे, प्रेशर आइडियल प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, जो यहाँ पे हम लोगों के अभी बॉडी पे लग रहा है 1 atm। तो प्रेशर हम लोग लिखेंगे 1 atm। अब वॉल्यूम जब लिखते हैं, वॉल्यूम एट 1 atm, वॉल्यूम ऑफ गैस लिखिए, ज्यादा से वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, कितना पे हम लोग लिख रहे हैं, पहले मोल भी लिख लो। मोल जब लिखेंगे आइडियल मोल तो हमने 1 मोल लिखा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ऐसे लिखो 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितने पे हम लोग लिख रहे हैं, एट आपका 1 atm, एसटीपी बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, कोई अगर बता दे, जो पढ़ा होगा वो बता सकता है, 10th में जो लोगों ने पढ़ा होगा, कितना होता है एसटीपी पे किसी वॉल्यूम का, 1 मोल वॉल्यूम गैस का कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। आप बोल रहे हैं 7 लीटर, 22 पॉइंट, कहीं 7 भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये एसटीपी के बाद कर, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है 7, चलो मैं 7 लिख देता हूँ, चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिखा है, टेम्परेचर किस में लिखेंगे, अगर आइडियल टेम्परेचर है तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो ये 273 केल्विन आना चाहिए, ठीक, 273 केल्विन। अब ये आइडियल कंडीशन बता दिया, आइडियल कंडीशन में। अब हमारे पास जब आइडियल कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से आर की वैल्यू पुट करके निकालो, तो आर की वैल्यू लिखो, सबका यूनिट के साथ लिखना तो तुम्हारे लिए यूनिट इजी हो जाएगा। तो आर की वैल्यू लिखो, पहले पी देखो, पी कितना है 1 atm है, पी कितना है 1 atm, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम देखो कितना है, तुम लोगों ने बताया 22.4 लीटर आप लोगों ने बोला, इसके बाद डिवाइडेड बाय मोल दिया कितना है 1 मोल, ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने टेम्परेचर दिया 273 केल्विन, ठीक। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन तो बाद में ही करते हैं, पहले यूनिट आपको बता देते हैं कि आर की यूनिट अगर लिखो तो पहले तो हो गया एटीएम, ठीक, इसके बाद क्या हो गया लीटर, ठीक, न्यूमरेटर में, इसके बाद क्या आ जाएगा मोल इनवर्स, इसके बाद केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे देखो जो लिखा है हम लोगों ने एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स सही है। अब ये कितना, इसको डिवाइड करोगे 1 into 22.4 by 273, तो ये जो वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट कितना आ रही है देखो 0.083, 0.083 एटीएम लीटर मोल इनवर्स, 0.0821 भी लिख लो लेकिन अप्रॉक्स किया गया है 0.083 एटीएम लीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ये हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में तो भी अभी भी बोल सकता है, तुम्हारे पास चांसेस हैं समझने के लिए, क्लियर है? ओके ओके। अगर मान लो यहां पे यूनिट क्या दिया है, जूल कर दिया, केल्विन, अगर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटीएम को चेंज करके हम लोग पास्कल में कर दें, ठीक। तो देखो क्या करके किया जा सकता है, हम लोग एटीएम लीटर, इसके बाद मोल केल्विन, तो ये आएगा 1 सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसका दूसरा वाला आप लोग खुद करना ना, प्रेस ये वाला वैल्यू आप लोग खुद करना, जूल के लिए ये वाला करना, आप लोग आज बुक में सर्च करना कि यहाँ पे जब आप लोगों का जूल, केल्विन, मोल इनवर्स है तो कितना हम लोग प्रेशर लिखें और कितना हम लोग वॉल्यूम रखें, ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू जो आएगा 8.314 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करना, नहीं समझ में आएगा तो इसके ऊपर कल करेंगे, इसका मैं देख लेता हूँ इसका कैसे करना है, तो मैं कल समझाता हूँ आप लोगों को, कल या आज। तो शायद डाउट क्लास भी आप लोगों का है क्या, ऐसा कुछ डाउट क्लास है क्या, है ना? चलो डाउट क्लास में देखता हूँ ये वाला वैल्यू ना,
यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एटीएम की जगह पे हम लोगों को क्या, थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा